आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और जंग के अपडेट्स लेकर के हम आपसे मुखातिब हैं। देखिए, कई बातें हमें आपसे करनी है आज और कई इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है, क्योंकि देखिए किस तरीके से हॉर्मूज़ में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। जब आप गोला, बम, बारूद, स्ट्राइक्स, पुल, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, डिफेंस फैसिलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, जो आपने जितना मारना था उतना मारा, तब भी जब नहीं झुका ईरान, तो आप इकॉनमी को बिल्कुल पस्त कर देना चाहते हैं। पहले से सैंक्शंस लगा रखे हैं और अमेरिका ने बड़े सैंक्शंस लगाने की बात की है। ऐसे सैंक्शंस लगाने की बात की है जिससे ईरान को तरसा दिया जाए। वैसे ईरान में हम गए हैं और जब ईरान जाएंगे तो आपको लगेगा ना कितने सैंक्शंस हैं, उसकी जो करेंसी है उसको कितना डीवैल्यू कर दिया गया है। तो आप सोचेंगे कि ईरान जाएंगे, देखेंगे तो लगेगा कोई ऐसे ही गरीब सा देश है। आप जब ईरान पहुंचेंगे ना, और तेहरान में जो पहले आप जो दिमाग में, जहन में जो भी सोच के जा रहे हो, जब आप पहुंचेंगे तो आप हतप्रद रह जाएंगे। यू विल बी अमेज्ड एंड अम्यूज्ड। उस तेहरान की सड़कें, उसके पुल, उसके गलियां, उसकी सड़कें बेहतरीन हैं और किसी भी यूरोपीय शहर से ज़्यादा अच्छे हैं। और आपको वहाँ पर जो वहाँ के जो यहाँ जैसे नहीं, आप देखते हैं हिंदुस्तान में कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, कांवड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये सब देख रहे होंगे आप जगह जगह होर्डिंग पोस्टर में। वहाँ वो नहीं है। वहाँ बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से चीज़ें कही जाती हैं। जंग के बारे में भी बताया जा रहा तो क्रिएटिव तरीके से बताया जा रहा है। कोई नेता किसी त्यौहार की बधाई नहीं दे रहा है। कोई वहाँ पर अपना प्रचार नहीं कर रहा है। किसी जूलर्स के होर्डिंग नहीं लगे हुए हैं। कोई पान मसाला नहीं बेच रहा है। कोई जुबा केसरी नहीं कर रहा है। ये एक सिविलाइजेशन है और यही वजह है कि अमेरिका, जिसे सब दब रहे हैं, आज तक तमाम मुल्क नहीं ट्रंप से कह पाए कि तुम हिंदुस्तान को हेल होल बोलोगे, नर्क का द्वार बोलोगे और हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ भी नहीं कहा ना अभी तक हमने अमेरिका को। अब तक वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने हेल होल कहा था हमें। और लगातार हर रोज़ एक जहाज़ आ रहा है हिंदुस्तान, अमेरिका से हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये खबर बहुत अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन चलिए सैंक्शंस की बात शुरू कर दी है तो सैंक्शंस पर ही शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका अब युद्ध भूमि से पीछे हटने लगा है। तो शुरुआत करते हैं। ट्रंप साहब ने एक बयान दिया। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर स्कॉट बेसेंट हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उसके बाद ट्रंप ने बयान जारी किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता का मौका देने की मुझसे ज़्यादा कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन उसने यह मौका गंवा दिया। इसलिए आज मैं ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूं। ईरान पर अभूतपूर्व स्तर की आर्थिक पाबंदी और अलगाव लगाया जाएगा। उसकी नौसेना ख़त्म हो चुकी है, वायुसेना तबाह है, सैन्य कारखाने बर्बाद हो चुके हैं और उसकी अर्थव्यवस्था बेहद कमज़ोर है। जो भी देश ईरान को आर्थिक मदद या किसी तरह की राहत देगा, उसके फिनंशियल स्ट्रक्चर, उसकी कंपनियां, उसके एयरपोर्ट या उसकी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन्हें भी भारी आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। तेल की तस्करी, कैश ट्रांसफ़र, स्वैप लाइन, एक्सचेंज हाउस, शिप रजिस्ट्रीज़ और फ्रंट कंपनियों के ज़रिए ईरान की मदद तुरंत बंद करनी होगी। ये एक तरह का इकोनॉमिक डी डे है। हमारे सहयोगियों को अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को अलग थलग करना होगा। ये लोग अब बहुत मुश्किल स्थिति में हैं और ये कदम उनकी आर्थिक क्षमता और दुनिया भर में आतंक फैलाने की क्षमता को कमज़ोर कर देगा। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलेगा। तो यानी जो मुल्क थोड़ा बहुत मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनका इशारा साफ रशिया और चाइना पे है, और किस मुल्क की हिम्मत है जो अमेरिका के सैंक्शंस के बाद ईरान के साथ धंधा कर ले। ईरान की सड़कों पर जाएंगे ना तो आपको वो इंटरनेशनल गाड़ियाँ नहीं नज़र आएंगी। सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी जो मेड इन ईरान है। आपको एक्चुअली में मेक इन ईरान देखना है तो आप ईरान जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के जो पुल हैं
वो वहाँ के इंजीनियर्स नहीं बनाए हैं, कहीं क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो लोन दे नहीं रहा है, ना ही IMF वो लोन दे रहा है। तो जो करना है वो खुद करना है, और जो बनाने हैं पुल वो खुद बनाने हैं, कोई अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं देगा सैंक्शंस की वजह से। तो जो जो करस का B1 पुल था वो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ऊंचा पुल था। यही वजह है कि उस पर 18 बार जो है हमले करके उसको तबाह किया गया पुल को, क्योंकि वो आंखों में कसक रहा था, चुभ रहा था कि भाई कैसे ईरान ने इतने सैंक्शंस के बाद भी इतना बड़ा पुल और इतनी बड़ी इंजीनियरिंग मार्वल खड़ी कर दी हमारे सामने। खैर, बहरहाल, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो मुल्क धंधा करेगा ईरान के साथ या उसको किसी भी तरीके की कोई आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इशारा चाइना की तरफ, इशारा रशिया की तरफ, इशारा ओमान की तरफ, और कुछ पैसा तो कतर ने भी दिया है। तो ये सब करने की कोशिश है। अगर अमेरिका को लगता है कि उससे ईरान मान जाएगा, तो मुझे लगता नहीं ऐसा, लेकिन इस पर चीन का ज़रूर एक रिएक्शन है। चीन ने ट्रंप की ईरान पर इकोनॉमिक द डे की धमकी को खारिज कर दिया है। बीजिंग ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंध और अधिकतम दबाव काम नहीं करते हैं। चीन के मुताबिक ईरान मुद्दे का समाधान कूटनीति से होगा, आर्थिक युद्ध से नहीं। चीन पहले भी ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध कर चुका है। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए वैकल्पिक भुगतान और कानूनी व्यवस्था भी विकसित की है कि हमें कैसे पैसे देना है, क्या क्रिप्टो के ज़रिए पैसे दे सकते हैं, कैसे पैसे दे सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ईरान को अलग थलग करना चाहता है, लेकिन चीन उसका साथ देने को तैयार नहीं है। यानी चाइना ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ नहीं देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा ईरान को आता है वो आता है चीन को तेल बेचकर, और कुछ डील वो रशिया के साथ भी करता है, क्योंकि जो ड्रोन और जो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है रूस यूक्रेन पर, वो ईरान से गई हैं या टेक्नोलॉजी वहाँ से गई है। आपको लग रहा होगा ईरान कैसे मदद कर सकता है रशिया की, इतना बड़ा नहीं, वो कर रहा है। और ईरान के ड्रोन और मिसाइल का लोहा तो अब तक आप भी मान ही चुके होंगे। अब ईरान ने ट्रंप के इस पूरे फैसले को खारिज किया है। ईरान ने कहा है कि ये एक तरीके का इकोनॉमिक टेररिज्म है, और ये ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान कह रहा है कि भाई दुनिया भर में कुछ जो मुल्क हैं जिनको लग रहा है कि अमेरिका उनके साथ गलत कर रहा है, तो उन्हें उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये वक्त है जब एक होकर के अमेरिका की हेजेमनी ख़त्म की जाए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि जो वो उसने पहले वेनेजुएला में किया, फिर उसने क्यूबा में किया, अब वो ईरान में पहले भी करके देख ही चुका है, पहले कर ही रहा था। ऐसा तो है नहीं कि ईरान में बहुत कुछ बदलने वाला है, वहाँ लोग आत्मनिर्भर हैं ऑलरेडी। और लेकिन अगर चीन दबाव में आता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बहरहाल, तो इसका विरोध जो है ईरान ने किया है। अच्छा, इस बीच हॉर्मुज़ में भी हालात ज़बरदस्त चल रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि हॉर्मुज़ में 2 जहाज़ों को फिर ईरान ने रोका है, और अमेरिका के मना करने के बावजूद जो 2 जहाज़ हैं वो ईरान द्वारा बताए गए रूट से ही गए हैं। और देखिए, गल्फ़ कंट्रीज़ चाहते हैं अमेरिका से, वो इल्तज़ा भी कर रहे हैं कि भैया आप युद्ध ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आप तो वहाँ बैठे हैं, आपका धंधा चल रहा है, आप तो कह ही रहे हैं कि तेल हमसे आके ख़रीदो, तो आप तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमारा धंधा तो बैठा दिया। अच्छा, इस बीच चूँकि नुकसान फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो जो अब्बास अराक्ची हैं उनका कहना है कि अमेरिका का नेशनल डेट $40 ट्रिलियन हो चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है ट्रंप साहब की रिजीम में। तो अमेरिका को अपने आर्थिक हालात देखने चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की ज़रूरत है, दूसरे घरों को जलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब जलाने की बात आई तो हमें लगा कि बता दें कि भाई हूतीज़ ने सऊदी में गदर काट रखा है, कतई गदर काट रखा है। फिर से जो है सऊदी के नजरान एयरपोर्ट पर उसने हमला किया है, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इसके अलावा उन्होंने नजरन में ही
जो अरामको ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर भी हमला किया है। जो स्पोक्स पर्सन है याह्या सरी, उन्होंने कहा है कि द यमनी आर्म्ड फोर्सेज थैंक्स टू गॉड कैरिड आउट 2 मिलिट्री ऑपरेशंस यूजिंग 2 drones, the first targeting a sensitive target of the Saudi enemy at Najran airport and the other targeting Aramco in Najran, and both operations achieved their objective successfully thanks to God. आगे कहते हैं कि these two operations came in response to Saudi enemy's violation of Sada province's airspace with its drone, and the armed forces will continue to protect Yemeni sovereignty from any breach and consolidate the equation, God willing. यानी उन्होंने बता दिया कि हमने क्यों मारा है और हमने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है और हम अपना ये नुकसान पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो उसको जारी रखेंगे। अब बात करते हैं कि अमेरिका कैसे पीछे हटने लगा है, कैसे वो जो पूरे मिडल ईस्ट से निकलने लगा। और शायद पिछले कई महीनों में, 4 महीनों में पहली बार होगा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अरेबियन सी पहुंचा, उसके बारे में बताएंगे। अब जो पेंटागन है वो इस बात की समीक्षा कर रहा है कि अब जितने सैनिक थे गल्फ़ में उतने सैनिकों की वहाँ ज़रूरत नहीं है, और इसकी बड़ी वजह है कि युद्ध में जो अमेरिका का डिफेंस स्ट्रक्चर जो इन मुल्कों में था उसको भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ईरान ने 200 से ज़्यादा अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को तबाह कर दिया है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है, खाक कर दिया है। और अभी फ़िलहाल अमेरिका जॉर्डन से लेकर ओमान तक फैले करीब 20 सैन्य ठिकानों पर लगभग 40,000 सैनिक तैनात रखा है। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, पर उस पर विचार किया जा रहा है। बहरीन में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा सेंटर था जिसमें नेवी की 5th फ्लीट थी, उसका वो मुख्यालय था। वहीं कतर, कुवैत, यूएई और दूसरे गल्फ़ देशों में भी बहुत बड़े सैन्य ठिकाने थे। अमेरिका कई दशकों से इन सैन्य ठिकानों के ज़रिए मिडल ईस्ट में अपने सैन्य अभियान चला रहा था और इलाके के मुल्कों को कहता था कि हम यहाँ पर हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, जिसकी कलई ईरान ने खोल करके सामने रखी है। अब जैसा हमने आपको बताया कि अब तक जो औपचारिक बात है उसमें 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हैं, कैजुअल्टीज़ हैं। और जो ईरान के जो हमले हैं उनसे बचाव करने के लिए अमेरिकी सेना को 1000 से ज़्यादा एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी हैं, जिससे उनका जो मिसाइल भंडार है वो भी कम हुआ, हमने आपको बताया था। इससे पैट्रियट, थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ गया है, तो वो पीछे जाने की सोच रहे हैं। अब कहाँ भेजा जाएगा उनको नहीं पता, कहाँ तैनात किया जाएगा नहीं पता, क्योंकि जो बड़े बड़े बेसेस थे वो लगभग खाली कर दिए हैं। अब या तो जॉर्डन में है या फिर वो इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पे वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ईरान ने धकेलना अमेरिका को शुरू कर दिया और किसी ने नहीं सोचा था 28 फरवरी को कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। और 21 अगस्त को बैठ कर के आप लोग देख रहे होंगे वीडियो कि कैसे अमेरिका को पीछे हटने पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये हकीकत है। अक्सर क्या होता है ना, कुछ लड़ाइयाँ हथियारों से ज़्यादा जज्बे से लड़ी जाती हैं। और गब्बर सिंह कह के गया था, जो डर गया वो मर गया। यही है अंत में फुटनोट। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द रेड माइक को आप प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त सबसे नवाज रहे हैं, नवाजते रहिए, हमें मोहब्बत देते रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो ले लें, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन जर्नलिज़्म करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।